नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि जो साइकोलॉजी है उसके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो है ये कलाम का मॉडल पेपर है। इसके जो है 30 क्वेश्चन है टोटल। इसको 2 क्लास में हम 15-15 के भाग में देखेंगे, एकदम डिटेल से अच्छे से जानेंगे। और आप अपना स्कोर जो है 15 में से कितने सही होते हैं वो जरूर बताएं। और कल शाम से जो है आपकी SST की भी क्लास हम स्टार्ट है करने वाले हैं लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि ये क्वेश्चन पहले आप जो है ऐसे जो है टेस्ट के हिसाब से देखें और फिर जो है इसका उत्तर भी जो है आप दें। और कुछ अगर आपके लिए नए हो ना उनको जो है आप जो है नोट कर लें। सबसे पहले कि रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। तो देखो, वैसे तो मैं कई बार बता चुका, फिर वापस बता देता हूँ। रॉबर्ट गेने का सोपानकी सिद्धांत। तो देखो, सोपानकी सिद्धांत में जो है आपको पता है रॉबर्ट गेने का सिद्धांत है ये। थोड़ा सा जो है ऊपर कर देता हूँ इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। देखो, रॉबर्ट गेने ने जो है कुल 8 प्रकार के जो है इस हिसाब से जो एक त्रिभुज सा बना के दिया था, आपको याद भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं इनमें। सबसे पहले जो होता है आपका संकेत अधिगम होता है। कौन सा अधिगम? संकेत अधिगम। ठीक है, उसके बाद में आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है श्रृंखला अधिगम। कौन सा अधिगम? श्रृंखला अधिगम। और उसके बाद जो आता है वो आता है शाब्दिक अधिगम। कौन सा? शाब्दिक अधिगम। और उसके बाद आता है विभेदन अधिगम। क्या आता है? विभेदन अधिगम। ठीक है, नोट कर लेना इनको। फिर आता है आपका संपर्त्य अधिगम। कौन सा? संपर्त्य अधिगम। और फिर आता है आपका सिद्धांत अधिगम। और सबसे लास्ट में आता है आपका समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इनमें भी देखो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इसके जो शुरुआत के जो है ना आपके कौन से शुरुआत के 4, ये रहे शुरुआत के 4। कलर वापस चेंज करता हूं, 1 मिनट। शुरुआत के 4, ये वाले 4, शुरुआत के 4, इन 4 के जो है ये होते हैं आपके किससे संबंधित? ये 4 आपके होते हैं व्यवहारवाद से संबंधित। किससे? व्यवहारवाद से। ठीक है, और ऊपर के जो 4 होते हैं ना ये होते हैं आपके संज्ञानवाद से संबंधित। किससे? संज्ञानवाद से। ठीक है, इसके अलावा जो ये समस्या समाधान होता है ये उच्चतम स्तर होता है। क्या होता है? उच्चतम स्तर होता है रॉबर्ट गेने के अधिगम स्तर का। और जो ये संकेत अधिगम है ये होता है निम्नतम। ठीक है, क्या होता है? निम्नतम स्तर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, उससे जो है संबंधित कौन सा इनमें से? ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका उत्तर। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, रॉबर्ट गेने का नाम आया तो ये आप नोट कर सकते हो। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। जो कौन से नंबर पर आता है? आपका दूसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। और ये जो है आपका किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। जो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो नोट कर लेना, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या नहीं आता? सबसे पहले हम बात करें रक्षात्मक युक्ति की। तो रक्षात्मक युक्ति जो है इसके अंतर्गत आती है। और रक्षात्मक युक्ति क्या होती है? जैसे जो आपका फ्राइड है, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पहली को जो है आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईडी। दूसरी को ईगो कहते हैं और तीसरी को कहते हैं सुपर ईगो। क्या कहते हैं? सुपर ईगो। हिंदी में इनके नाम क्या है? हिंदी में इसके नाम है इदम। 1 मिनट सही से लिख देता हूं। हिंदी में इनके नाम क्या है आपको? इसका नाम है इदम। ये आपका जो है ईगो को कहते हैं अहम। और ये जो है आपका होता है परा अहम। सुपर ईगो को क्या कहते हैं? इधर लिख देता हूं, परा अहम। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम होते हैं। तो जो आपकी रक्षात्मक युक्ति है वो जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से ही संबंधित है। रक्षात्मक युक्ति का मतलब है अवांछित परिस्थितियों में। क्या? अवांछित परिस्थितियों में। अवांछित यानी कि जो अपने को पसंद नहीं है उन परिस्थितियों में जो है किसकी रक्षा करना? अहम की रक्षा करना। अहम का मतलब क्या हो गया? ईगो। क्या? ईगो की रक्षा करना। ईगो की रक्षा करना। ठीक है, तो ध्यान रखना रक्षात्मक युक्ति किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। और रक्षात्मक युक्ति क्या होती है कि अवांछित जो परिस्थितियां है उसमें अहम जो है उसकी रक्षा करना जो है रक्षात्मक युक्ति का कार्य होता
है। फिर बात करते हैं अपन जो है, ये तो इसमें होती है। इसके बाद बात करें मनोलैंगिक विकास की, तो आपको पता है जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है मनोलैंगिक सिद्धांत भी है, मनोलैंगिक विकास, जिसमें 5 अवस्थाएं होती है। पिछले वीडियो में अपन देख चुके साइकोलॉजी वाले में, गुद्दी अवस्था, मुख्य अवस्था, सुप्तावस्था, जनेंद्रिय अवस्था, ये सारी जो 5 अवस्थाएं होती है वो मनोलैंगिक विकास से संबंधित होती है। तो ये भी जो है इसका जो है पार्ट होता है, यहाँ नहीं पूछा अपने को। फिर है थांटोस। थांटोस क्या होती है? थांटोस से पहले एक होती है इरोस। क्या होती है? इरोस। ठीक है, एक होती है इरोस और एक होती है थांटोस। इनको जो है कैसे बांटते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले जो है आपके जो अहम होता है ना, ठीक है, सॉरी, इड होता है, इड, इदम भी कहते हैं या इड भी कहते हैं इसको, ठीक है, आईडी होता है। इसकी जो है, इसकी जो होती है आपकी 2 चालक ऊर्जाएं होती है। क्या होती है? 2 चालक ऊर्जाएं होती है। किसकी? इड की। एक रिवीजन के तौर पर इस क्लास को ले सकते हो आप। सबसे पहली होती है इरोस। क्या होती है? इरोस। ये भी क्या है? फ्राइड ने दिया, ध्यान रखना, ये भी किसका काम है? फ्राइड का काम है। पहले इरोस होती है, इरोस को कहते हैं जीवन शक्ति, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? जीवन शक्ति। जो जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं उसको नियंत्रित कौन करती है? इरोस करती है। एक होती है थांटोस। थांटोस क्या करती है? ये आपको जो है हिंसा, आक्रामकता, आक्रामकता और हिंसा, आक्रामकता और जो नकारात्मक प्रभाव है उनके लिए उत्तेजित करती है। नकारात्मक प्रभावों के लिए उत्तेजित करती है, ध्यान रखना। तो देखो, इड जिसको आईडी कहते हैं उसमें जो है फ्राइड ने 2 चालक ऊर्जाएं बताई। उसकी एक इरोस जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जो जीने के लिए जो आवश्यक जो इच्छाएं हैं या जो चीजें हैं उनको जो है नियंत्रित करती है। और थांटोस जो है वो हिंसा, आक्रामकता और नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो ये भी जो है किसका पार्ट है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का। तो कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरूप। प्रतिरूप जो है ये आपका किसका है? बांडुरा के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। बांडुरा का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसमें जो है प्रतिरूप पर आधारित है। वो किस पर है? प्रतिरूप पर आधारित। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मेरे को। देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। देखो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो आप, स्टार ऐसे बनता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए? अपने को पता है कि कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। लेकिन देखो, 45 घंटे प्रति पखवाड़ा बिल्कुल नहीं, ठीक है। 45 घंटे प्रति सप्ताह हो सकता है, लेकिन उत्तर यही है, लेकिन ये नहीं है। कैसे नहीं है? 45 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, ध्यान रखना। एक जो आरटी अधिनियम 2009 है उसमें एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने हो सकते हैं? तो 45 हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन देखो, 45 तो ए, बी और सी दोनों में, तो उत्तर सी होगा इसका। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 45 घंटे प्रति सप्ताह है, लेकिन इसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 45 तो सबको पता है, लेकिन यह बात पता नहीं होती, तो यह बात आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, शेषवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? शेषवावस्था जो प्रारंभिक अवस्था होती है किसी मनुष्य के जीवन की, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है वो पूछा है। शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, तो बिल्कुल सबसे तेज विकास इसी में जो होता है, सबसे तेज विकास। सबसे तेज विकास आपका कौन सी अवस्था में होता है? शेष अवस्था में होता है। फिर दूसरों पर निर्भरता, तो एक बालक अपने शुरुआती जो काल है उसमें दूसरों पर निर्भर रहता है, बिल्कुल। फिर आपका सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल, सीखना भी वो तेजी से करता है, बिल्कुल। तो नैतिकता का होना इसमें नहीं है, ठीक है। नैतिकता जो है शेषावस्था में नहीं पाई जाती। शेषावस्था में जो है आपकी नैतिकता जो है नहीं पाई जाती, ध्यान रखना, ठीक है। नैतिकता का होना जो है शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अपना स्कोर जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी चैनल को जो है शेयर करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर हो जाएं। और अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा ना आपका, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है लिखा हुआ है, इसलिए छोटा लिखा हुआ है, तो आप जो है सेटिंग में ऊपर जो है यहाँ पर कैसे टायर सा बन रखा है ना, उस पर जाइए और वीडियो क्वालिटी को 360 पिक्सल पर कर दीजिए, उससे एकदम क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है। और चैनल को जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाएं सब्सक्राइबर। अपने जो है 94,000 हो गए, 94,500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दबाकर जो है इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और आगे हम 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए तो अपना दूसरा चैनल, उस पर क्लासें आती रहेगी। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको एनसीएफ 2005 कहते हैं, के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एनसीएफ 2005 में जो है शिक्षक की भूमिका के बारे में बोला है कि कौन सी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, तो ये एक शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों को जो है अपनी समझ और ज्ञान के आधार पर जो है पर्याप्त
समय देना। ठीक है, फिर ये सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछे व अपनी जिज्ञासा का पोषण करने में सक्षम हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ये सुनिश्चित करना, क्या ये सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछने व अपनी जिज्ञासा का पोषण करने में सक्षम हो। तो दोनों बात ही जो है शिक्षक की भूमिका में शामिल है। नहीं पूछा है। फिर पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, तो ये जरूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले पहला कराओ फिर दूसरा तीसरा चौथा, तो मैं खुद ही नहीं करवाता। मैं खुद जो है आपको जो है जैसे 10th क्लास की मैथ है उसमें पहले 5 प्रश्नावली करवा दी, फिर जो है 8वीं 9वीं करवा दी, फिर जो है 14वीं 13वीं करवा दी, फिर जो है 6ठी करवा दी, फिर 10वीं करवा दी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक के जो अध्याय है उनको क्रमवार आप कराओ, ऐसे मैं खुद ही नहीं करवा रहा। तो ये जो है आपका एनसीएफ जो है 2005 में होता ही नहीं है, ना उसमें जो है विशेषता। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप पाठ्य पुस्तक कहीं से भी करवा सकते हो। हाँ, जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करवाना जो है शिक्षक का जो है दायित्व है। पाठ्यक्रम है पूरा करवाना, ये उसका दायित्व है। कहां से करवाए कैसे करवाए वो दायित्व नहीं है। ठीक है, बालकों के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना, तो ये भी जो है विद्यालय जो है शिक्षक का क्या है, एक भूमिका या दायित्व है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। सबसे पहला, इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता होता है। बिल्कुल, उपभोक्ता मतलब समस्या जो जिनके सामने आ रही है वो खुद ही क्या होते हैं, उसमें अनुसंधान करता होते हैं। फिर समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है। तो किसी चीज में समय अधिक लगता है, इसका मतलब वो क्या है, महत्व की चीज नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ठीक है, बात क्या पूछी कि क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। तो देखो इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें समस्याओं को हल ढूंढने में अधिक समय लगता है, तो ये महत्व नहीं है इसका। ठीक है, अधिक समय लग रहा है तो महत्व वैसे ही नहीं हो सकता। और क्रियात्मक अनुसंधान में जो है त्वरित गति से समस्याओं का समाधान होता है। ध्यान रखना, तेज गति से समस्याओं का समाधान होता है। फिर आपका समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है, वह उसका मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल, जो भी समस्या होती है ना उसके हल को अभ्यास में यानी कि अपने जो है रूटीन में लाया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है सीखने के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है। लर्निंग आउटकम्स, नाम से ही पता चल रहा है कि लर्निंग आउटकम्स मतलब लर्निंग करके हम जो है क्या सीखे, क्या आउटकम मिला अपने को, क्या रिजल्ट मिला, उपलब्धि क्या मिली वो बताना। तो सीखने के प्रतिफल का क्या तात्पर्य है, निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। तो उत्तर हो सकता है, लेकिन और भी देख लेते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञात करना, तो ये तो है नहीं। बच्चों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, ये तो आपका उपचारात्मक शिक्षण का जो है कार्य है। किसका, उपचारात्मक शिक्षण का, तो ये तो है नहीं। बच्चों को कक्षा उन्नति के लिए आकलन, बच्चों मतलब कक्षा उन्नति के मतलब 5वीं से 6ठी क्लास में भेजने के लिए आकलन है सब, तो ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा उसका आकलन, मतलब लर्निंग आउटकम, सीखने से जो कुछ सीखा उसका आकलन क्या कहलाता है, आपका सीखने का प्रतिफल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया। सबसे पहले ध्यान रखना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है त्रिचापीय। एक त्रिकारक सिद्धांत है, कौन सा, त्रिकारक सिद्धांत। ये किसने दिया, ये दिया आपका स्पीयरमैन ने। किसने, स्पीयरमैन ने। एक आपका त्रिआयामी सिद्धांत है, कौन सा, त्रिआयामी सिद्धांत। और त्रिआयामी सिद्धांत आपका किसने दिया, गिलफोर्ड ने। ठीक है, एक आपका त्रिचापीय सिद्धांत है, ये किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ध्यान रखना नाम एक जैसे। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना, त्रिकारक स्पीयरमैन, त्रिआयामी गिलफोर्ड और त्रिकारक सिद्धांत त्रिचापीय सिद्धांत आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, एक घटकीय बुद्धि, एक सांदर्भिक बुद्धि और एक अनुभाविक बुद्धि। तो कौन सी नहीं बताई, तो नहीं बताई आपकी ऑप्शन नंबर सी वाली भाव प्रबोधन नामक बुद्धि जो स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत में नहीं बताई, घटकीय, सांदर्भिक और अनुभाविक बताई। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन बोल रहा है बुद्धि के संबंध में असत्य कथन बताना है। बुद्धि के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। तो पहली ही बात असत्य हो गई। यहां तक तो सत्य सी है, यहां तक तो क्या थी,
सत्य थी, लेकिन ये वाली जो है आगे वाली क्या है आपकी गलत है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से जो है अनुकूलन तो कर लेता है, परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में समर्थ होता है, ध्यान रखना असमर्थ नहीं होता। ठीक है, तो पहला ही असत्य हो गया। बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, नोट कर लेना, बिल्कुल सही है। बुद्धि के सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है, बिल्कुल। बुद्धि अच्छा निर्णय लेने, अच्छा बोध करने तथा अच्छा तर्क करने प्रस्तुत करने की योग्यता है, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बिन्ने के बुद्धि परीक्षण को उर्दू व पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने किया? अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। बिन्ने का जो बुद्धि परीक्षण है उसको उर्दू व पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का जो है किस भारतीय वैज्ञानिक ने जो है प्रयास किया? नाम से जो है यहाँ भारतीय मनोवैज्ञानिक लिखा है, उत्तर जान के हैरानी हो जाएगी। उत्तर है आपका C.H. राइस। ठीक है, C.H. राइस ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखना। ठीक है, नाम से जो है बाहर के लगते हैं, बाकी जो है C.H. राइस जो है आपके भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं। ठीक है, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं क्योंकि मुझे ये अत्यधिक पसंद है और इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से मैं समय निकालता हूं। उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ठीक है, इस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलने जाता हूं क्योंकि मुझे क्रिकेट अत्यधिक पसंद है, इसके लिए मैं अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से भी समय निकाल लेता हूं। सेम इसी हिसाब से क्वेश्चन है, तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो ये व्यक्ति के अंदर की अभिप्रेरणा है, ध्यान रखना, व्यक्ति के अंदर की, अपना जो है अंदर से जो निकल रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, कुछ पाने के लिए होती है तो ये हो जाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा, लेकिन ये उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं है, आंतरिक के अंदर से जो है एक इच्छा होती है कि यार तैरना सीख लेते हैं, तैरने में आनंद आता है। तो जो भी चीजें जो आनंद दे, अंदर से जो फील होती है वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन बताना है। ध्यान रखना, सत्य बताना 3 असत्य है। व्यक्तित्व एक स्थिर संगठन है, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व होता है परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील। फिर है व्यक्तित्व पूर्णतः मानसिक पक्ष को समावित किया होता है, गलत। व्यक्तित्व आपका शारीरिक भी होता है, व्यक्तित्व आपका जो है संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, मानसिक जो है हर प्रकार का होता है। तो केवल शब्द तो या पूर्णतः शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है, बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति का व्यवहार हर समय एक जैसा नहीं रहता, एक समय वो हो सकता है बहुत गुस्से में और एक समय बहुत एकदम रिलैक्स होकर बात करता है। तो एक व्यक्ति का व्यवहार एक समय में दूसरे से क्या होता है? असंगत होता है। फिर व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अपूर्व मतलब अद्वितीय होता है, यूनिक। देखो ये रहा, तो यूनिक होना कोई जरूरी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बोला ब्रूनर के सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का अर्थ है। तो आपको पता है ब्रूनर का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का। तो ध्यान रखना, 2 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, एक तो जीन पियाजे का है और एक ब्रूनर का है। जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम है। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, कौन सा? जो है ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। ठीक है, सबसे पहली अवस्था को कहते हैं सक्रिय अवस्था, जो है सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था को कहते हैं इनएक्टिव स्टेज। कौन सी? इनएक्टिव स्टेज। और ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है इसमें आपकी जो है प्रतिबिंबात्मक। कौन सी? प्रतिबिंबात्मक, बिंबात्मक। और प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था होती है इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइकॉनिक। क्या कहते हैं? आइकॉनिक। और ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। कौन सी? 2 से 7 वर्ष। और तीसरी जो होती है आपको उसको कहते हैं आप संकेतात्मक। कौन सी? संकेतात्मक। और संकेतात्मक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक। और ये होती है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक। अब आपके सामने उत्तर है जेरोम ब्रूनर से। देखो आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक। ये देखो सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनएक्टिव। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है H.J. आइजेक जो आइजेक है उनका व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किस एक को समाविष्ट नहीं करता? ठीक है, आइजेक का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो किस में जो है एक को समाविष्ट नहीं करता? तो देखो इसका व्यक्तित्व सिद्धांत है, इसमें भी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है उसको कहते हैं अंतर्मुखता। 1 मिनट। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। क्या कहते हैं? अंतर्मुखता बनाम
बहिर्मुखता। ठीक है, दूसरी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं तंत्रिका, एक मिनट, तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता, सामयिक स्थिरता, ये होती है दूसरी अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है मनस्तापिता, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, बनाम सामाजिकता। ये तीन अवस्थाएं होती है किसकी, आइजैक का जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का। तो देखो बहिर्मुखी तो ये रहा बहिर्मुखता, तो ये तो होती है। मनस्ताप, ये रहा मनस्तापिता, तो ये भी होती है। मनोविक्षिप्तता, तो मनोविक्षिप्तता जो है ये तंत्रिका तापिता को कहते हैं, तो ये भी होती है। तो क्या नहीं होता, निश्चल नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, निश्चल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और अपना स्कोर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एसएसटी की क्लास जो है अपन कल से जो है शाम से शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध युक्तिकरण से। युक्तिकरण जो है इसको कहते हैं आप औचित्य स्थापन। क्या कहते हैं, औचित्य स्थापन। जो रक्षा युक्ति है ना, औचित्य स्थापन, उसी का नाम होता है युक्तिकरण, औचित्य स्थापन। इसमें क्या होता है औचित्य स्थापन में, औचित्य स्थापन क्या होता है, जो है क्या करना, एक प्रकार का बहाना बनाना, जो है खुद की जो है कोई कार्य नहीं होने पर, कोई कार्य में कमी होने पर, कोई कार्य जो है कार्य में कमी होने पर बहाना बनाना, होने पर बहाना बनाना जो है जो औचित्य स्थापन या युक्तिकरण का जो है कार्य होता है। ठीक है, तो अब जो है सबसे जो अच्छा जो है कौन सा है इसमें से, जो देखो स्वयं में जनित इच्छाओं को दूसरों पर गुणारोपण करना, तो ये जो है आपका कहलाता है प्रेक्षेपण। क्या कहलाता है, प्रेक्षेपण। तो ये तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर एक घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं, तो ये भी नहीं है। यहां क्या है, कोई कार्य नहीं होने पर बहाना बनाना। अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण बताना, बिल्कुल यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वीकार्य कारण मतलब एक बहाना बनाना। जैसे कोई बालक है, वो क्या करता है, लेट स्कूल आता है और बहाना बनाता है कि रास्ते में जो ट्रैफिक ज्यादा था। तो अस्वीकार्य कार्य के लिए जो है स्वीकार्य बहाना बनाना जो है आपका क्या हो जाता है, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।